आज जो व्यक्ति आने वाले हैं, अगर मैं उनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगी। उन्होंने उनका जर्नी SHPL के साथ स्टार्ट किया था, यानी कि 1 साल पहले फ्रॉम मई 2021 SHPL के साथ उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था एंड सक्सेसफुली 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये जून है। पक्का 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। 1 ईयर सक्सेसफुल जर्नी इन SHPL, नॉट ओनली इन SHPL, क्योंकि उनका लाइफ का भी जो जर्नी है वो बहुत ही खास एक जर्नी है, बहुत सक्सेसफुल जर्नी रहा। लेकिन सक्सेसफुल जर्नी के पीछे जो हार्ड वर्किंग रहा, जो स्ट्रगल रहा, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क और विदाउट स्ट्रगल वी कांट बी सक्सेस, राइट। आज का जो सक्सेसफुल स्टोरी हम लोग सुनने जा रहे हैं, जो हार्टफेल्ट स्टोरी हम लोग सुनने जा रहे हैं और जो शख्सियत आने वाले हैं आज हम लोग के सामने, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही पोलाइट है। उनके बात करने का तरीका, उनके वे ऑफ स्पीकिंग कुछ अलग है एंड a very good leader, a very good speaker and a very professional way वो सबके साथ बात करते हैं। ये सारे जो उनके बारे में बता रही हूँ, ये सारे चीज उनको और भी सक्सेसफुल होने में मदद किया है। ऐसा ही एक शख्सियत जो आज आने वाले हैं, जो आज उनका दिल का आवाज आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। प्लीज वेलकम आवर ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर। वो सिर्फ दिल्ली से, वो तो है दिल्ली से, लेकिन सिर्फ दिल्ली पे राज नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया पे राज कर रहे हैं। हम लोग जान लेते हैं उनका दिल का आवाज, यानी कि उनका सक्सेसफुल जर्नी अभी तक कैसा रहा। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर सरफराज आलम, द ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर ऑफ SHPL। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी, है ना अनुषा मैम? यस सर, परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको मेरा स्वागत करने के लिए, और साथ ही मैं थैंक यू कहना चाहूंगा SHPL मैनेजमेंट को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस काबिल मुझे माना कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के सामने शेयर करूं। साथियों, मैं आप सभी को अपना परिचय दूंगा, अपनी छोटी सी जर्नी आपसे शेयर करूंगा, जो लर्निंग्स मैंने लिए हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं वो भी शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात मेरे को हमेशा से खटकती थी, वो शेयर करना चाहूंगा आपसे। मैं हमेशा सोचता था कि कंपनी ने तो स्टेप ले लिया कि सुनो दिल की आवाज प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या? समझिएगा दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कामयाब बनता है तो लोग ये अवधारणा मान लेते हैं उसकी किस्मत ने साथ दिया होगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा, जब किसी के सर पे आप ताज देखते हैं और स्टेज पे वो व्यक्ति पहुंच रहा, उनका स्वागत किया जा रहा बहुत सारे फूलों और मालाओं से, एक बारी ये भी देखना चाहिए कि वो जो आज स्वागत हुआ फूलों से, उससे पहले किन कांटों पे चल करके वो आए हैं। और केवल दूसरों की बातें ना सुने। अगर कोई लीडर कामयाब बना है तो एक दफा उनसे भी सुनना जरूरी है कि उन्होंने यह दास्तान कैसे तय किया, क्या क्या बाधाएं उन्होंने फेस करी, और कैसे उस नेगेटिव सिचुएशन में, उस एडवर्स सिचुएशन में कैसे उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया और आज कामयाब बने। और मैं बधाई देना चाहूँगा और तारीफ करना चाहूँगा हमारी कंपनी की, हमारे मैनेजमेंट की, हमारे सिस्टम की, जिन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और लीडर के दिल की आवाज़ लोगों तक पहुँचाए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, आज की जो श्रोता है वो सुनने के लिए तैयार और मेरी बातों से कनेक्ट करे। प्लीज एक बार टाइप कीजिएगा। मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि फेसबुक का तो मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जूम में जितने लोग भी कनेक्टेड है मैं उनको देख पाऊंगा। चलिए साथियों, मैं आपके सामने जब तक आपका यस का रिप्लाई आ रहा है, तब तक मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा अपनी जर्नी। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारा ऐसे भी लोग हैं जो कि साउथ इंडिया से कनेक्टेड है, और शायद उनकी एक्सपेक्टेशन रही होगी कि आज का जो सेशन है वो इंग्लिश में डिलीवर हो तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो देखो, ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हमारे सेशन में ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले और समझने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, इतना मैंने ज़रूर किया है कि सेशन को लेने से पहले मैंने कुछ तैयारी करी है और स्लाइड शेयर किया। हो सकता है उस स्लाइड के जरिए लोगों को फ़ायदा पहुँचे, खास करके जो साउथ इंडिया के भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ कनेक्टेड है। दोस्तों, मैं आपके सामने स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। अगर स्लाइड आपको दिख रहा है और मेरे पीछे की स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज एक बार एस टाइप कर दीजिएगा, एस या फिर स्क्रीन, मुझे पता लग जाएगा कि आपको चीजें दिख रही है। तो चलिए मैं अपने परिचय से शुरुआत करना चाहूंगा। साथियों, मैंने आपसे शेयर किया सुनो दिल की आवाज आखिर प्रोग्राम है क्यों, आपको वो जानकारी मिली। अब आपने एक लंबी लिस्ट देखी, अलग अलग स्पीकर को सुना, अलग अलग लीडर्स को सुना। आज बारी है सरफराज की कहानी। आज बारी है कि किस प्रकार से मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, क्या कामयाबी मैंने हासिल करी, और क्या एक दो मैसेज या संदेश आप तक दोस्तों पहुंचा सकता हूं। शुरुआत करना चाहूंगा अपने परिचय से। नाम सरफराज आलम है,
मेरी उम्र 29 साल है, मेरी पैदाइश बिहार में, वहीं पे मैं पला बढ़ा, वहीं से प्री स्कूलिंग मैंने कंप्लीट करी सरस्वती विद्या मंदिर फॉरबिसगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। वहां से मैंने अपनी 10th की पढ़ाई कंप्लीट करी। अपनी 12वीं की परीक्षा मैंने दी थी पटना सेंट्रल स्कूल से। 90% मार्क्स मेरे आए थे 12th बोर्ड में, और पूरे इंडिया की अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो अंडर 25 मेरे स्कूल की रैंकिंग थी। ग्रेजुएशन मैंने की सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया एमकॉम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ये मैं परिचय आपको बता रहा था, अपनी क्वालिफिकेशन आपके सामने रख रहा था। क्या इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? शायद नहीं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब पढ़ाई की शुरुआत हुई, मैंने पढ़ाई करी 8वीं क्लास में, मेरे शिक्षक ने मुझे खड़ा किया, बोला सरफराज बताओ हम पढ़ाई क्यों करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि पढ़ाई का मकसद क्या है। मैं सोच में पड़ गया, मैं याद कर रहा था मैंने पढ़ाई क्यों की। तो मुझे याद आया, जब मैं बहुत छोटा था मुझे बहला फुसला करके स्कूल ले जाया गया। बस एक ही दिन मैंने झेला था और कसम खा लिया था दोबारा इस चुड़ैल के पास नहीं आना। मेरी मैम की बात करा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था। और अगले दिन हुआ क्या, एक तरफ मेरे पापा और दूसरे तरफ मेरे वो टीचर, दोनों एक हाथ और पैर पकड़ करके मेरे को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, स्कूल ले जाने के लिए गए थे। तो मुझे तो याद ही नहीं था। तो मेरे शिक्षक ने मुझे जवाब दिया क्लास 8वीं में कि सरफराज जी हम पढ़ाई करते हैं ताकि हम ज्ञान हासिल कर सके। अगर आप मेरी बात से सहमत है कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, पढ़ाई का मकसद ज्ञान हासिल करना होता है, तो प्लीज एक बार यस टाइप कीजिएगा। मेरे शिक्षक ने मुझे बताया कि पढ़ाई का मकसद ज्ञान हासिल करना। उस वक्त मैं सही मानता था, लेकिन आज मैं सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि पढ़ाई का मकसद केवल ज्ञान हासिल करना नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम किसी संत महात्मा के शरण में नजर आते हैं। पढ़ाई का मकसद केवल ज्ञान हासिल करना कभी नहीं होता है। पढ़ाई का मकसद बस ये होता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो और आप ये फैसला कर पाए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और सच बताता हूं दोस्तों, जब तक मेरी पढ़ाई चल रही थी ना, मुझे घर से कॉल आते थे। मेरी नानी जी कॉल करके कहती थी सरफराज खाया या नहीं खाया, और अगर खाया तो खाने में क्या खाया। लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट होती है या होने वाली होती है, मेरे नानी के सवाल बदल गए। अब मेरी नानी मुझसे ये नहीं पूछती थी कि सरफराज खाया या नहीं खाया, उन्होंने मुझसे ये पूछना शुरू कर दिया कि सरफराज नौकरी कब लग रही है, घर पे कितना पैसा भेज रहे हो। और मुझे लगा अचानक से आकर के किसने धप्पा कर दिया हो, क्योंकि जिंदगी भर बात किसकी हो रही थी, पढ़ाई की, और आज अचानक बात किसकी आ गई, कमाई की। और आपके जीवन में भी ऐसा समय आया होगा दोस्तों, जहां आपको फैसला लेना होता है कि करियर में हम क्या चुने। और दोस्तों, जब मैंने दिमाग लड़ाना शुरू किया तो सबसे पहला ऑप्शन जो सभी के पास आता है, मैं जर्नी शेयर कर रहा हूं कैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग में पहुंचा। सबसे पहला विकल्प जो आमतौर पे सभी को आता है वो आता है जॉब, जिसको कि मैंने ना बोल। क्योंकि एक बात शुरू से मैं समझ चुका था दोस्तों कि नौकरी कभी आपको भूखे नहीं मरने देगी, लेकिन कभी आपके सपने भी पूरे नहीं होने देगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले होंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि ये बोलेगा कि दोस्त मेरी जो जॉब वाली जिंदगी थी वो कमाल की जिंदगी थी। एक जॉब वाला इंसान इंतजार करता कि कब संडे का दिन आए, वो घर पे आराम करे। वहीं पे उनके बीवी बाल बच्चे भी इंतजार करते कि कब संडे का दिन आए और हम घूमने के लिए जाएं। तो मैंने जॉब को दोस्तों ना बोल दी। सेकेंड विकल्प जो मेरे पास था दोस्तों, वो था पिताजी का ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा दोस्तों कि ट्रेडिशनल बिजनेस में नो डाउट आप पैसे कमा तो सकते हैं, लेकिन आप समय नहीं कमा पाए। मेरे पिताजी पिछले 32 साल से कपड़े के व्यापार में, और बहुत अच्छी परवरिश की उन्होंने, सारी चीजें मुझे मुहैया कराई है, लेकिन एक चीज वो नहीं दे पाए थे और वो उनको भी एहसास होता, और वो है समय। कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में आप साहब समय नहीं निकाल सकते, इसलिए मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस को भी ना बोला। वहीं पे जो तीसरा विकल्प मैंने देखा दोस्तों, वो तीसरा विकल्प था डायरेक्ट सेलिंग का। अपने पढ़ाई के दौरान ही मुझे पता लगा कि मेरे कुछ सहपाठी, साथ में पढ़ाई करने वाले कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, और जहां पे अपने पेरेंट्स के आगे लोगों को हाथ फैलाना होता पैसे लेने के लिए, वहीं पे मेरे वो दोस्त जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, वो पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग रहे थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर पेरेंट्स को रुपए दे रहे थे। मैंने देखा ऐसे लोग हैं जो कि अपने एजुकेशन का खर्च खुद से निकाल रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि मात्र 22 से 23 साल के ऐसे लोग हैं जो कि 4.5 लाख 5 लाख की गाड़ी में ट्रेवल करते हैं। और मैंने उसी वक्त ठान लिया, ना मैं नौकरी करूंगा, ना मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में जाऊंगा। अगर मैं करूंगा तो वो होगा डायरेक्ट सेलिंग।
और दोस्तों इस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में मेरी एंट्री होती है। इस दौरान मैं बहुत सारे लोगों से मिला जिनको कि मैं धन्यवाद भी कहना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं बचा करके रख रहा हूं, लास्ट तक इस सेशन में जरूर बने रहिएगा। कुछ खास लोगों का धन्यवाद मैं जरूर करना चाहूंगा सभी पे इस मंच के माध्यम से जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे को दोस्तों मिला। तो इस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में मेरी एंट्री हो जाती है दोस्तों। अब हुआ क्या, मैं बताता हूँ क्या कमाल हुआ। डायरेक्ट सेलिंग में जब मैंने कदम रखा दोस्तों, गौर कीजिए कि MBA क्या वाला लड़का है, सरफराज आलम। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने कदम रख दिया और हुआ धमाका। मेरे पहले महीने की जो आमदनी आई दोस्तों, वो आमदनी थी पूरे 895 रुपए। 895 रुपए। पापा ने बोला मम्मी से, किसी तांत्रिक को दिखाओ, दिमाग घूम गया। लाखों रुपए खर्च किए एजुकेशन पे, किसी कंपनी में जुड़ गया है और कमा करके कितना लाया है, 895। दोस्तों एक बात जो मैं समझता था, मेरे गार्जियन, मेरे पेरेंट्स, मेरे करीबी लोग नहीं समझते थे, आपके साथ भी ये मौका आएगा दोस्तों। आज मेरी आमदनी वो देख रहे, मैं कहां पहुंचने वाला हूं वो ये नहीं देख रहे। उन्हें मुझ पे तो भरोसा था, लेकिन मेरे द्वारा लिए गए फैसले पे भरोसा नहीं था। और इसमें कुछ गलत नहीं है। लोगों के दिमाग में फीड कर दिया गया है कि बच्चों पे एजुकेशन पे पैसे खर्चिए और 20, 25, 30, 40 हजार का नौकरी ला करके उनको किसी तरीके से सेटल कर दीजिए। और 12, 13, 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद, कई साल तक अलग अलग एजुकेशन, अलग अलग शहर में पढ़ाई करवाने के बाद, लड़का अगर 1000 रुपए भी महीने का कमा करके लेकर के नहीं आए तो बात कैसे बनेगी दोस्तों। यहाँ पे बस मैं एक लर्निंग आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जितने लोग भी स्टेशन में कनेक्टेड है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। वो लर्निंग, जो पहला सबक, पहला लेसन मैंने डायरेक्ट सेलिंग से सीखा, शुरुआत में आमदनी पर फोकस ना करें। इसके बजाय आप टीम और नेटवर्क बनाने पर ध्यान दें। अगर कुछ लोग ट्रेनिंग के मकसद से सेशन को अटेंड कर रहे हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरुआत में आपको आमदनी पे फोकस नहीं करना है, इसके बजाय आप इस बात पे फोकस कीजिए कि आप कितनी बड़ी टीम और कितना बड़ा नेटवर्क बना रहे हो। और यही मैंने भी किया। मैंने 895 रुपए की तरफ नहीं देखा, मैंने ये देखा कि मेरी सोच वाले, जिनकी सोच नौकरी की नहीं, बड़ा व्यापार करने की है, बड़े सपने पूरे करने की है, ऐसे कितने लोग मेरे पास आए। और मैंने 895 की तरफ नहीं, मैंने उन लोगों की तरफ ध्यान दिया। और इसी का नतीजा निकला दोस्तों, मैं टिका रहा इस फील्ड में, टिका रहा इस इंडस्ट्री में। मेरी दूसरे महीने की आमदनी 3900 रुपए आई। दिल्ली शहर में 3900 से कुछ नहीं होने वाला, आपका गुजारा नहीं होने वाला, नहीं होता इससे कुछ। लेकिन जरा डायरेक्ट सेलिंग के ताकत को समझो दोस्तों। तकरीबन 1000 रुपए की आमदनी थी पहले महीने की, दूसरे महीने की आमदनी 4000 रुपए हुई, यानी 400% की ग्रोथ। मेरे तीसरे महीने की आमदनी आ गई 10,000 रुपए। यहाँ पे थोड़ा बहुत खर्च वगैरह मैनेज हो रहा था। दिन रात एक करके मैंने काम किया। आज अच्छा लगता है दिखाने में, लगता है तीसरे महीने में यहाँ पे पहुंचा। लेकिन हो सकता मुझे याद है, रात को 11:30 बजे, 12 बजे जब घर पे पहुंचते थे ना, तो पता लगता था कि मोटर नहीं चला। दिल्ली में तो यही होता है, मोटर नहीं चला, पानी नहीं भराया तो खाना बनाने का साधन नहीं। और जिस इलाके में रह रहा हूँ कि थोड़ा सा रेंट बचे, किसी सस्ते जगह जाकर के रह रहा हूँ, तो वहां पे कोई ढाबा नहीं खुला हुआ। दिन भर भाग दौड़, अलग अलग जगह जगह मीटिंग्स कर रहे हैं। शाम में कम से कम थोड़ा सा खाना मिले, और पता लगता खाना बन ही नहीं सकता। अगले सुबह क्या करें। मेरे एक मित्र है अभिषेक केसरी जी, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, अभिषेक जी भी इस बात के गवाह है। हमने ऐसा भी दिन देखा कि बर्तन धुलने के लिए पानी नहीं है, मार्केट से खाना अगर लेकर के आए तो प्लास्टिक में खाना खा रहे हैं, वही जिस थैली में हम लोग लेकर के आए, नहीं था साधन वहां पे। ऐसा भी दिन देखा। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगता है बताते हुए। केवल स्ट्रगल मत देखना, कामयाबी भी देखना दोस्तों। बस टिके रहिए इस फील्ड में, लोगों के बातों में नहीं आना, नेगेटिव नहीं होना। और दोस्तों इसी का नतीजा रहा कि मेरे को तकरीबन 2 साल लगे, और 2 साल के बाद जो मेरी महीने की आमदनी हो गई दोस्तों, वो 1 लाख प्लस है। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मेरे को तकरीबन 2 साल लगे, और 2 साल के बाद मेरी आमदनी 1 लाख प्लस हो गई। बड़ा अच्छा लगता है बताने में। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, मैं आपका चेहरा हूँ। आज आप जहाँ पे, कल को मैं वहां पे था, और आज थोड़ी सी मेहनत करी, अच्छे लोग मिले, ईमानदारी के साथ काम किया, आज मैं यहाँ पे हूँ। कल को बारी आपकी भी आएगी दोस्तों। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, अगर 2 साल में आप भी 1 लाख की आमदनी को पहुंच पाए इस इंडस्ट्री के जरिए, इस सिस्टम के जरिए, तो आपको मजा आएगा नहीं आएगा। अगर फील कर पा रही तो प्लीज एक बार यस टाइप कीजिए। एक बार इस आमदनी के लिए बधाई होनी चाहिए, सरफराज आलम के लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि ये आमदनी कल को आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिन रास्तों पे मैं चल रहा था। 1 लाख प्लस की आमदनी, 2 साल की मेहनत,
जो दूसरा लेसन मैंने इस इंडस्ट्री में आकर के सीखी दोस्तों, वो ये कि कमिटमेंट के साथ इस व्यापार में जुड़ जाइए। 2 से 3 साल के लिए आप 100% कमिटेड हो जाइए। ये मत देखिए कि कितना आ रहा है। किसी को 2 साल में कामयाबी मिलती, किसी को 3 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 1.5 साल में भी। लेकिन हाँ, एक बार आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो ये कि 2 से 3 साल आप मेहनत जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमिटमेंट के साथ कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करूं, किसी को 1.5 में भी मिल सकता, किसी को 4 में भी मिल सकता, लेकिन कमिटमेंट खुद से जरूर कीजिएगा। और दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है, वो जरूरी चीज क्या है? लोगों को अपने सपने चुराने मत दीजिए। क्या मतलब इसका? लोगों को अपने सपने चुराने मत दीजिए। मैं बताता हूं क्या मतलब है दोस्तों इसका। हो सकता है आज के सेशन के बाद कुछ लोग मुझसे कनेक्ट करें, मेरी जर्नी से कनेक्ट करें, और जैसे सेशन ओवर हो, रात के 9:15 बजे, वो अपनी वाइफ से कहते हैं, सुनो, मोटिवेट हो गए भाई साहब, बहुत सारे अरमान थे तुम्हारे जो कि मैं पूरा नहीं कर पाया। तुम जेवर की बात कह रही थी, उस साड़ी की बात कह रही थी, मैं नहीं कर पाया, मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग में वो प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं वो ताकत है। और आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि बस 3 साल के बाद तुम्हारे हर एक सपने चुन चुन करके पूरा करूंगा। एक मोटिवेट होकर के इंसान कहता अपनी वाइफ से, वाइफ ऐसे घुर करके देखती और कहती है, चुपचाप जाकर के खाना खा लो, रोटी ठंडी हो रही है। तो दोस्तों देखो, सेकंड भर भी नहीं लगता है और आपका सपना है यूं ही खत्म हो जाता है। कोई एक व्यक्ति है जो कि 10वीं या 12वीं या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो सोचता है कि बात तो सरफराज जी ने सही की, डायरेक्ट सेलिंग में आकर के लोग अपने पेरेंट्स के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो पैसे देते हैं, अपनी एजुकेशन का खर्च उठाते हैं खुद से। कोई एक व्यक्ति है जो कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का है या 12th का है, जाकर के पिताजी को कहता है, पिताजी सुनिए, कल तक क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद मैं कसम खाता हूं, ये जो आपका सुपुत्र है, बस 3 साल के बाद ये लड़का आपको कम से कम 1 लाख रुपए महीने का कमा करके ला करके दिखाए। पिताजी घुर करके उसको देखते और कहते हैं, वो बिजली का बिल रखा हुआ है, चुपचाप जाकर के कल उसको भर करके आ जाना, पता नहीं कहां से क्या सुन करके आ जाता। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आसपास में जो लोग हैं, मिनट भर भी नहीं लगता है और वो आपके सपने को चुरा लेते हैं। और मेरी कहानी कुछ अलग नहीं है। मैंने भी जब डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया और कुछ प्रोडक्ट्स अपने रिश्तेदार को भी ट्राई कराया, और इसी सिलसिले में मैं पहुंच गया अपने मामा जी के पास, मामा जी को भी प्रोडक्ट ट्राई कराया। कुछ मामा जी ने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, उसमें से एक मामा जी, देखो सपने चुराने वाले कोई दूर नहीं आपके पास ही होते। मेरे मामा जी कहते हैं, सरफराज वो सब तो ठीक है, पर देखो तुम्हारे साबुन से ना मेरे चेहरे पे पिंपल निकल आया है। क्या बोलोगे आप? पहली बात, साबुन क्या सच में चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं? और चलो उन्होंने किया, तो पिंपल निकलने के पीछे जो कारण है, क्या जरूरी है कि मेरा साबुन ही हो? और भी तो कुछ हो सकता है। तो कभी भी कोई भी आपके सपने चुरा लेंगे कुछ भी बोल करके। लड़का तो तुम ठीक हो, बातें तो तुम ठीक, लेकिन गलत जगह तुम लग गए, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं कितने तरीके से बहुत प्यार से 10 से 15 या 20 सेकंड का समय लेंगे और आपके सपनों को खा जाएंगे, आपके सपनों को चुरा लेंगे। और मैं बस एक ही संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, लोगों को अपने सपने चुराने मत दीजिए। मेरे भी सपने चुराए गए और नतीजा क्या निकला मैं आपको बताता हूं क्या निकला। आपने आमदनी देखी दोस्तों, कुछ और सपने थे मेरे, मैंने लोगों को सपने चुराने नहीं दिए। और इसी फहरिस्त में, इसी लिस्ट में डायरेक्ट सेलिंग से जो सबसे पहली बाइक मैंने दोस्तों अचीव करी, पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, डायरेक्ट सेलिंग के ये मेरी पहली बाइक है। हम कुछ दोस्त निकले थे नाइट राइड पे, अशोका रोड पे, जो दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ, अशोका रोड की ये फोटो है। मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो सबसे पहली बाइक थी वो ये ब्लू कलर की FZ बाइक थी। दूसरी बाइक जो मैंने इस इंडस्ट्री से डायरेक्ट सेलिंग के कमाए हुए पैसे से परचेज करी, ये बाइक आप देख रहे दोस्तों, एक्स ब्लेड। उस वक्त मैं बुध विहार में रह रहा था, दिल्ली की बात बता रहा हूँ। ये बैकग्राउंड में वही जगह है, वही लोकेशन है, बाइक मैंने यहाँ से परचेज करी। और ये तो 2 पहिए की बात है, 2 व्हीलर की बात है। फाइनली एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग से कमाए हुए पैसे से खुद को अपनी पहली गाड़ी गिफ्ट करी। और ये गाड़ी थी दोस्तों, ये आपके सामने टोयोटा ग्लेंजा। ये कुछ फोटो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये नंबर आप देख रहे हैं DL12CR 1141, ये मेरी गाड़ी है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की मेरी पहली गाड़ी दोस्तों। ये आप शोरूम की फोटो देख रहे, जो पीछे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जो मैंने कर्टन उठाया था, और ये गाड़ी मैंने यहाँ से ली थी।
मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप अपने परिवार के साथ, मतलब आप अगर गाड़ी ले, 4 व्हीलर ले, और खास करके वो आपके खानदान की अगर पहली गाड़ी हो, आप किन लोगों को बुलाएंगे? शायद अपने कुछ दोस्तों को, कुछ रिश्तेदार को। ज्यादातर रिश्तेदार नहीं आएंगे। क्यों नहीं आते? कुछ बहाना मार देंगे कि मेरे पास समय नहीं, लेकिन अंदर से बात ये होती है कि कहीं ना कहीं जलन की भावना आमतौर पर आती है दोस्तों। आप देखो ना, किसी भी शोरूम में अगर जाएंगे 5-6 लोग पहुंचते हैं, लेकिन जरा डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझना। जब मेरी गाड़ी निकलनी थी, मैंने पोस्टर डाला और अपने कुछ लोगों को, अपने टीममेट्स को बताया, और वो पोस्ट पूरा वायरल हो रहा था। गाड़ी मेरी आ रही थी, खुश मेरी टीम के लोग हो रहे थे, और शोरूम में मेरे पहुंचने से पहले 40-45 लोग पहुंचे हुए थे, प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करके। और शोरूम वाले भी हैरान थे कि कौन है ये लोग, और लोग देख रहे थे कि गाड़ी मेरी निकल रही है, खुशी सबके चेहरे पे। ये उस विश्वास की खुशी थी दोस्तों कि लोग कितना भी रिजेक्ट कर ले, कितना भी ना बोल दे, लेकिन यहाँ पे कामयाबी मिल रही है। और अभी सरफराज सर की गाड़ी आई है, अगली गाड़ी मेरी भी आ सकती है। और एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। मेहनत की, कई लोगों ने नेगेटिव भी किया, ना भी किया, लेकिन जब इस डायरेक्ट सेलिंग की ताकत की वजह से वो गाड़ी मैंने परचेज करी, और शोरूम से जब बाहर गाड़ी निकल रही थी, मेरे हाथ भी कांप रहे थे, पैर भी कांप रहे थे। नई नई मैंने ड्राइविंग सीखी और फीलिंग आ रही थी कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग से चीजें अचीव तो हो सकती है। वो छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपने दोस्तों देखी, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी, अच्छा दिखा है नहीं दिखा, आवाज आई थी या नहीं आई थी? अगर कोई रिप्लाई दे सकते तो प्लीज मेरे सर एकदम परफेक्ट था। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो जब मेरी गाड़ी निकली, 30 जून का वो दिन था, और 30 जून क्यों? 30 जून को मेरे पापा और मम्मी की शादी की सालगिरह। मैंने वो दिन चुना और गाड़ी निकली। मैंने घर वालों को बताया तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी जो मम्मी है अपने मायके में तो बताएगी। मायके मतलब मेरे नानी का घर, और बात जब नानी के घर की आ रही है तो बात उस मामा जी की भी तो होनी चाहिए। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, मेरे वही मामा जी जिनके मेरे साबुन को इस्तेमाल करने से चेहरे पे पिंपल निकल आता था, वही मामा जी अब क्या बोलते हैं, मुझे तो शुरू से पता था कि अपना सरफराज कुछ करके दिखाएगा। तो दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आपके साथ भी होगा। आज लोग आपको नेगेटिव करेंगे, तरह तरह का ज्ञान देंगे, आप प्लेटफॉर्म को, कामयाबी को उनको समझाने के लिए जाएंगे, वो समझेंगे नहीं, उल्टा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल को जब आप कामयाब होंगे, लोग रिश्ता बनाना आपसे शुरू कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप, मैं सबका सम्मान करता हूँ। सबसे मैंने कुछ कुछ सीखा है। अगर मैं ये बातें कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को अपमानित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरा जीवन भी बिता दूं, मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर जो खर्चा है, चाहे वो इमोशंस हो या फिर धन हो, मैं कभी उसको पूरा नहीं कर सकता। उस सेंस से मेरी बात को बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों, बस कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि कई दफा जब आप बड़ी कामयाबी की तलाश करते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, तो लोग आपको निगेटिव करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ये स्टोरी है कुछ, मतलब होता क्या है, एक बार एक बहुत ऊंचा खंबा होता है, एक लंबा ऊंचा पोल होता है, और वहां पे मेंढकों का बहुत सारा झुंड होता है, और मेंढकों के बीच एक शर्त लगती है। शर्त क्या लगती है कि उस ऊंचे खंबे पे सबसे ऊपर टॉप पे कौन पहुंचेगा। आधे से ज्यादा मेंढक मना कर देते, ये तो संभव ही नहीं है, कोई नहीं चढ़ सकता। लेकिन कुछ मेंढक हिम्मत दिखाते हो, कहते हम चढ़ के दिखाएंगे। जब कुछ मेंढक चढ़ने लगते हैं ना ऊपर, तो बाकी मेंढक चिल्लाते हैं, सब चढ़ेंगे, सब गिरेंगे, सब चढ़ेंगे, सब गिरेंगे, सब चढ़ेंगे, सब गिरेंगे। और जैसे जैसे कुछ मेंढक चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनमें से भी कुछ मेंढक नीचे गिर जाते हैं, और जो नीचे गिरते हैं वो भी उसी गुट में शामिल हो जाते हैं, और वो भी चिल्लाते हैं, हम चढ़े थे, हम गिरे हैं, सब चढ़ेंगे, सब गिरेंगे। और ये सिलसिला चलता गया। लेकिन एक छोटा सा मेंढक वो आता है, चढ़ने की कोशिश करता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, और फाइनली वो टॉप पे चढ़ जाता है। सारे मेंढक हैरान, सब परेशान, ये कैसे हो गया। जब वो मेंढक नीचे उतरता है तो सारे मेंढक उनको घेर लेते हैं और उनसे सवाल करते कि भाई ऐसा है, आधे से ज्यादा लोगों ने तो पहले ही हार मान ली, कुछ ने हिम्मत किया, उनसे भी नहीं हो पाया, वो भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए, तुम कैसे चढ़ गए। तो भीड़ में से एक दूसरा मेंढक आता और कहता है, भाई ये कोई जवाब नहीं देने वाला। लोग पूछते क्यों, तो वो कहता है ये मेंढक तो बहरा है। कहने का मतलब दोस्तों,
जब वो ऊपर चढ़ रहा था तो जब सारे लोग नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे थे उस मेंढक को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसको लग रहा था शायद लोग मोटिवेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो एक संदेश लेकर के जरूर जाइएगा। वो संदेश क्या है? बिकम डीफ टू नेगेटिव पीपल। नकारात्मक लोगों के लिए बहरे बन जाइए। आपको भी दोस्तों अगर कामयाब होना है तो बहरा बनना पड़ेगा। सवाल है किसके लिए? तो जवाब है उन लोगों के लिए जो कि आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। आपने आमदनी देखी लाख प्लस, आपने गाड़ी भी देखी, जहां पे मैंने बाइक भी ली, जहां पे मैंने कार भी ली। अब बारी आती है दोस्तों विदेश यात्रा की। हाँ जी, मेरे पास आधार कार्ड होता था, मेरे पास स्कूल का आई कार्ड होता था, कॉलेज का आई कार्ड होता था। कभी भी मेरे शिक्षक ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पासपोर्ट बनाने के लिए नहीं बोला। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन सीनियर्स का जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरा विश्वास जीता कि सरफराज जी आप भी विदेश यात्रा पे जा सकते हैं। और फाइनली दोस्तों वो समय आया कि मैंने भी पासपोर्ट बनाया, पहली अपनी विदेश यात्रा करी थाईलैंड में। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो कि थोड़े से कुछ सेकंड के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये थाईलैंड की पिक मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे पटाया आइलैंड, पटाया सिटी। आपने कहो ना प्यार है मूवी देखी होगी, उसमें जो ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल जिस आइलैंड पे खो जाते हैं, बहुत पॉपुलर है ये, अब तो बहुत सारे लोग जाना शुरू कर चुके हैं। वही आपको पटाया सिटी देख रहे हैं। हम लोग बैंकॉक गए थे, पटाया गए थे। यहाँ पे मेरे को लगता है कि वो वीडियो शेयर कर देना चाहिए, मैं शेयर करता हूँ आपके सामने वीडियो। माफ कीजिएगा, कोरल आइलैंड है वो, गलती से मेरे मुंह से पटाई निकल गया। ओके, मैं वीडियो शेयर करना चाहूंगा जो विदेश यात्रा मैंने की है। और फिर से मैं आपको बताऊं, दिखाने का मकसद बस यही है कि आप भी वो यकीन कर पाए, आपके अंदर भी वो विश्वास पैदा हो पाए। क्या जब सरफराज जी को देख रहे हैं, हम लीडर्स को देख रहे हैं, कल को अगली बारी आपकी होगी। तो ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं आपके सामने। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दोस्तों, लास्ट में एक मैसेज था जो आपने देखा होगा कि अब बारी है आप लोगों की। आपको पता होगा हमारी कंपनी ने एक टारगेट अनाउंस किया हुआ है और जितने भी डबल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे वो सारे लोग पहुंचेंगे थाईलैंड। तो आप में से कितने लोग हैं जो कि पहुंचना चाहते हैं, ये लाइफ स्टाइल एंजॉय करना चाहते हो? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। और मेरा टारगेट है कि इस बार कम से कम अपनी टीम से मैं 10 से ज्यादा लोगों को लेकर के पहुंचूं। तो आप भी जरूर चलिएगा साथियों। मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में काम करना शुरू किया, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ना कर दिया। मैं अपॉर्चुनिटी लेकर के उनके पास गया तो मुझे सुने नहीं और उन्होंने मना कर दिया। और मैं सोचता हूं अगर मैं भी नेगेटिव हो जाता, अपने दोस्तों की अगर बातें मैं मान लेता और मैं भी अगर नहीं करता डायरेक्ट सेलिंग, तो मेरे को लगता कि आज बहुत बेकार जिंदगी मेरी, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जीता नौकरी में। जानते कैसी जिंदगी?
15-20-25 हजार की नौकरी करता, सुबह बीवी से लड़ाई करके बाहर निकलता, ऑफिस पे पहुंचता, बॉस मेरे को ताना मारते हैं और मैं एक एसी कमरे में जा करके बैठता सुबह से लेकर के शाम तक। बहुत प्रेशर में काम करता है और शाम में घर अकेले लौट करके नहीं जाता है, कभी कमर दर्द लेकर के जाता तो कभी स्ट्रेस लेकर के जाता। यही अच्छी जिंदगी होती ना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बहुत मान सम्मान मिला, बड़े बड़े मंच पे पहुंच करके खुद को लोगों को एड्रेस करने का मौका मिला, अपनी चीजें शेयर करने का मौका मिला। और जब मैं थाईलैंड में पहुंचा था ना, तो कई सैकड़ों फीट समुद्र के नीचे हम लोग को एक भारी भरकम हेलमेट पहना दिया गया था और सैकड़ों फीट नीचे हम लोग समुद्र तल में थे और हमारे साथ गाइड था और हम मछलियों के बीच थे। हमारी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी, हमारी फोटो वहां पे ली जा रही थी और मैं सोच रहा था बढ़िया हुआ अपने उन दोस्तों की बात नहीं मानी जो मेरा मजाक बनाते थे कि साबुन तेल चाय पत्ती बेचने का काम करता। लेकिन आज वो लोग किसी एसी कमरे में बॉस की डांट खा रहे हैं और मैं यहाँ पे लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर पा रहा हूँ सैकड़ों फीट नीचे यहाँ पे। मैं वो भी एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपको शेयर करना चाहूंगा दोस्तों आपके साथ। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल आपकी होगी और उनको लग रहा होगा यार ये तो हम भी बहुत करते हैं, ये क्या बता रहा है। लेकिन समझिए, आप जिस व्यक्ति को सुन रहे हो ना, हमने स्विमिंग पूल कभी नहीं देखा। बिहार में मेरी परवरिश हुई, समय आता था तो नानी जी के घर जाते थे और दूसरा कोई लोकेशन हमने देखा ही नहीं होता। हम जब वहां पे पहुंचे तो वाकई में लगा कि डायरेक्ट सेलिंग को करनी चाहिए और वहां पे पहली दफा दोस्तों हम लोग पहुंचे श्रीराचा जू में। मोस्ट प्रोबेबली शायद हमारी कंपनी भी लेकर के जाए। आपको मैं एक ऐसे जू की बात बताऊंगा जहां पे सैकड़ों की तादाद में 100+ वहां पे टाइगर्स थे जिसको कि बाघ बोलते हैं। और ऐसा भी मोमेंट आया दोस्तों जहां पे हम लोग को बाघ को अपने लैप में अपने गोद में लेकर के बोतल से दूध पिला रहे थे। आप बोलोगे सर ये बढ़िया तरीका है, आपको यहाँ पे जो चीफ गेस्ट बुला लिया गया था आपके सेशन में और आप फेंक रहे हो बाघ को कोई बोतल से दूध पिलाता है क्या भला। मुझे पता कि कई लोग ट्रस्ट नहीं करते और ये बहुत मेरे लिए स्पेशल मोमेंट है, मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। और बाद में मुझे कमेंट चाहिए कि आपको कैसा लगा वीडियो देख करके, कुछ थ्रिलिंग सा लगा ही नहीं लगा, आपका भी दिल करा नहीं करा वहां जाने का। डरो मत, बड़े वाला अभी लाइट जी, थोड़ा सा कमेंट चाहिए आपका दोस्तों, चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिएगा। क्या आपके लिए थ्रिलिंग मोमेंट था या नहीं था? मेरे लिए तो बहुत स्पेशल था। और आपने देखा होगा हमारे एक मित्र, वो वीडियो बहुत छोटी मैंने कर दी, हालांकि 3-3.5 मिनट की वीडियो है जिसे बर्दाश्त नहीं हो पाई, जिसका हमने बोला भाई तू पीछे चला जा। देखो बहुत मजा आएगा दोस्तों ये सारी चीज अगर आप करेंगे तो। क्यों मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो खुशी में जाहिर करना चाह रहा हूँ। सुनो दिल की आवाज, मेरी भी दिल की आवाज सुन लो। ये वही व्यक्ति है जिसको डर और घबराहट था कि 15-20-25 हजार की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन आज अच्छा पे आउट, सही गाड़ी, सही विदेश यात्रा, ये सारी चीजें दोस्तों मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। कुछ और भी चीजें हैं लेकिन मैं समय की गरिमा को थोड़ा सा ध्यान में रख रहा हूँ। बस एक संदेश में शेयर करना चाहूंगा जब विदेश यात्रा में कर रहा था, जो आपके सामने मैंने शेयर किया, वो संदेश जरा गौर कीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लव रिजेक्शन। दोस्तों लोग ना बोलेंगे लेकिन ना से आपको घबराना नहीं है। नो मीन्स नेक्स्ट वन। एक के ना का मतलब है कि अगली मीटिंग की आप तैयारी कीजिए दोस्तों। हुआ क्या, तब्दीली क्या आई, जरा गौर कीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग जर्नी में मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ लाइफ स्टाइल बिफोर डायरेक्ट सेलिंग। जरा गौर कीजिएगा, ये जो बाईं तरफ आप सबसे छोटी जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरी पहली फोटो है जब मैं दिल्ली पहुंचा था। आपने शायद गौर किया होगा, मैंने शुरुआत में बताया था मेरी पैदाइश आपको बिहार की। तो दिल्ली में जब मैं पहुंचा था, ये मेरी वो पहली तस्वीर है बिफोर डायरेक्ट सेलिंग। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, नहीं पता था। ये वो फोटो देख रहे जब पहली बार मेरे अपलाइन ने बोला कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं आप, सूट भी डालना हो। देखो मतलब देखो पर्सनैलिटी देखो कैसी सी है, मुझे खुद ही शर्म आती है बता करके, क्योंकि प्राउड फील होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के जरिए ये बदलाव आ पाए जीवन में। तो ये कहानी है डायरेक्ट सेलिंग से पहले की, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बाद क्या हुआ, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को करना शुरू किया,
तो आज बड़ा अच्छा लगता है कि जामा मस्जिद में किसी जाकर के सीढ़ी के पास फोटो खिंचाया था मैंने। आज मौका मिलता है कि देश में जो टॉप 5-6 कंपनी है, उन कंपनीज के जो फाउंडर हैं उनके साथ बैठने का मौका मिला। आप बगल में देख रहे हैं श्री गोपाल गंगू जी। आज जो मौका मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग के बाद दोस्तों, ये बदलाव आ पाया, ये आपके साथ भी होने वाला है। आज बड़े बड़े मंच पे कहीं ना कहीं सम्मान मिलता है, स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये वो आप देख रहे हो। हाँ, शुरुआत में मैंने बोला था कुछ लोगों को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, और ये 3 मित्र मेरे, जिसमें कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे ठीक बगल में राइट साइड में ये अभिषेक केसरी जी है, इनको भी बहुत बड़ा धन्यवाद जाता है। इनके बगैर आज मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो टीम संकल्प बोल करके हमारी जो पोजीशन है संकल्प एसोसिएट, हम जो बिजनेस पार्टनर है। मेरे बगल में गोपाल सर को आप देख रहे हैं, गोपाल सर के बगल में सूरज मल्होत्रा जी को। आज का जो सेशन है इसमें बहुत बड़ा योगदान उनका भी रहा, और साथ में वीरेश यादव जी, इनके जरिए आज मैं यहाँ पे इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। नेक्स्ट कुछ और मैं फोटोज दिखाना चाहूंगा। आज फोटोज के लिए बैकग्राउंड में आपको कुछ छोटी जगह नहीं, आज अच्छे लोकेशन पे हम जाते हैं, अलग अलग 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं। अब तो फोटोज लेने का भी शौक नहीं रहा। एक समय था जहां पे लगता था कि फोटोज लेना है। तो लाइफ स्टाइल बदल गई है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के बाद। मैं आपको 2 चीज दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग से पहले क्या, डायरेक्ट सेलिंग के बाद क्या। अगर आज आपने काम शुरू किया सर्वश्री में, डायरेक्ट सेलिंग ने काम शुरू किया, हो सकता है थोड़ी बेइज्जती हो, थोड़ा सा रिजेक्शन मिले, लेकिन सह लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बाद बदलाव क्या आने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग से पहले मेरी जिंदगी कुछ ऐसी थी। 990 नंबर के बस में बैठा करता था, रिठाला से जाता था कॉलेज की तरफ। 901 नंबर के बस से मंगोलपुर से निकलता था, और दिल्ली में 2 डेस्टिनेशन को कवर करने में काफी सारा समय निकल जाता था। ये जिंदगी थी मेरी डायरेक्ट सेलिंग से पहले। 815 रुपए का मेरे पास बस पास होता था मेरे वॉलेट में। लेकिन आज क्या होता है, थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद किस तरीके से जिंदगी बदली। आज बाइक भी है पास में, आज गाड़ी भी है, और आज सफर करने के लिए 90 नंबर का बस नहीं, आज फ्लाइट की जर्नी हम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे भी, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे भी हम लोग जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से पहले, डायरेक्ट सेलिंग के बाद। डायरेक्ट सेलिंग से पहले क्या होता था, डायरेक्ट सेलिंग से पहले जब घूमना होता था तो हम लोग को मौसी जी का ख्याल आता था, नानी जी का ख्याल आता था। आपके साथ भी बचपन हुआ होगा क्या, हम लोग कहते थे नानी घर जाएंगे मोटे होकर के आएंगे, नानी घर जाएंगे मोटे होकर के आएंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। नानी घर इसलिए जाते थे क्योंकि हमारे पास और कोई डेस्टिनेशन का ऑप्शन ही नहीं होता था। गर्मी की छुट्टी होती थी, भेज दिया था ना नानी के घर। दोस्तों मैं फिर से बोलूंगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपने पेरेंट्स की, अपने नाना नानी की, लेकिन एक रियलिटी को मैं जानता हूँ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिनेंशियल थी। हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर अफोर्ड कर सकते तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हम शिमला भी जाते, हम मनाली भी जाते, हम ऊटी भी जाते, हम नैनीताल भी जाते। कहाँ जाते थे? नहीं जाते थे। तो ये जिंदगी थी दोस्तों। जरा लाइन पढ़िएगा, क्या है, लाइफ स्टाइल बिफोर डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग किया फिर क्या बदलाव आया। आज शायद ही कोई एग्जॉटिक डेस्टिनेशन है इंडिया में जहां पे हम लोग नहीं पहुंचे, मैं या मेरे टीम के कुछ सदस्य नहीं पहुंचे। आप शिमला की बात करो, कुफरी की बात करो, मनाली की बात करो, नैनीताल की बात करो, जयपुर की बात करो, मुंबई की बात करो, अलग अलग डेस्टिनेशन पे हम पहुंचे। नॉर्थ ईस्ट में भी जाने का मौका मिला, काम के सिलसिले में भी गए, घूमने के मकसद से भी गए। ये कुछ फोटो जो मेरे को जल्दी जल्दी में मिल पाए वो फोटोज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग के पहले की जिंदगी, डायरेक्ट सेलिंग के बाद की जिंदगी, बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में आकर के जिंदगी बदलती है या नहीं बदलती? दोस्तों जवाब चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज एक बार यस टाइप कीजिएगा। आमदनी लाख प्लस की हो जाती है, फॉरेन ट्रिप को आप अचीव कर लेते हैं, बाइक और गाड़ी खरीद लेते हैं, जिंदगी बदलना इसे नहीं कहते तो फिर किसे कहते? तो ये दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का मेरा पहला फेज था। ये अलग अलग लाइफ स्टाइल आप देखो, कुछ फोटोज मैंने आपके सामने शेयर की। अब गड़बड़ कहाँ है, जरा गौर कीजिएगा। हर मूवी में क्लाइमेक्स से पहले एक ट्रेजेडी आती है। हर इंसान के जीवन में सिर्फ अच्छा वक्त नहीं आता, बुरा वक्त भी आता है। और दोस्तों जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था ना, हम लोग पीछे पलट करके नहीं देख रहे थे, लगातार ऊपर जा रहे थे। एक वक्त आया जहां पे रातों की नींद उड़ गई हमारी। मैं, सूरज जी, अभिषेक जी, कुछ हमारे डाउनलाइंस रात के 3:30 बजे तक, 4 बजे तक फोन पे कनेक्टेड है। हमारा करियर कहाँ जा रहा हमें समझ में नहीं आ रहा था। एक ऐसा समय आया जहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा था। रातों की नींद हमारी हराम हो गई थी। कुछ हम ऊपर वाले चेक बना रहे थे लेकिन नीचे वाले नहीं बना रहे थे, और ऊपर वाले ने एक और थप्पड़ मारा हमारे को और लॉकडाउन ला करके हमारे सामने रख दिया। इस लॉकडाउन ने एक फिल्ट्रेशन का काम किया। जो छोटी बजट वाली कंपनी थी ना, वो कंपनी बंद हो गई, वो चला नहीं पाई, मतलब वो मैनेजमेंट शायद वो संभाल नहीं पाई।
हमारा सामना कुछ ऐसे कंपनी से भी हुआ दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में, जो दिखाते बड़ी बड़ी चीजें लेकिन अंदर से शायद खोखले होते हैं। और हम इतने सीधे साधे थे कि जिन्होंने जो बोला हमने उस पर ट्रस्ट कर लिया, और हमें अपना करियर कुछ दिख नहीं रहा था, नहीं आ रही थी नींद। सूरज जी, अभिषेक जी, मैं, हम सबका वजन घट रहा, कुछ पता ही नहीं लग रहा है करे तो करे क्या। बहुत परेशान रहने लगे। रात में जब सोते थे तो 10-12 चेहरे हमारे दिमाग में घूमते थे, जिन्होंने पूरा विश्वास किया हम पे और हमारे साथ हमारी कंपनी में काम कर रहे थे। हम पूछते थे ऊपर वाले से कि हमने ही क्यों चुना, हमसे क्या गलती हुई, हमने क्या किया, ये समय क्यों दिखा रहे हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने, सूरज जी ने, अभिषेक जी ने, हमारी टीम के कुछ जो कोर मेंबर्स थे, हमने सबको बोला कि अब बताओ क्या करना, और हम भूल गए कि कौन अपलाइन है कौन डाउनलाइन है। हम सब बैठ गए और यही बोला कि हम सब मित्र हैं, हम सब बिजनेस पार्टनर हैं, बताओ क्या करना है, किस तरीके से अपना करियर को संभालें। और जब हम परेशान रहने लगे, कुछ समझ में नहीं आया, जितनी भी अकल थी, जितनी भी समझदारी थी, सारे एक्सपीरियंस को हम लोगों ने समेटा, कई सालों का तजुर्बा, और हमने फिर ढूंढने की कोशिश की कि हम एक ऐसी कंपनी की तलाश करेंगे जिसमें कैसा भी वक्त आए नीचे नहीं गिरेंगे। कैसा भी वक्त आए, अगर 6 महीने का, 1 साल का अगर लॉकडाउन भी आ गया ना, तो कंपनी के अंदर वो ताकत होगी कि कंपनी लगातार प्रोडक्ट देगी। हम एक ऐसे कंपनी में पहुंचेंगे जहां पे कोई भी लीडर कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि सर हमारा पे आउट नहीं आया। हम एक ऐसे कंपनी में जाकर के काम करेंगे जहां पे लोगों को मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी बदलेगी इसलिए महंगा प्रोडक्ट लो। हम एक ऐसे कंपनी को तलाशेंगे जहां पे हम अगर प्रोडक्ट भी दिखा देना, लोग बिना बिजनेस जाने उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार होंगे। हम एक ऐसे मैनेजमेंट की तलाश करेंगे जहां पे हमें ये ना बताना पड़े कि सर हमारा टीडीएस पे नहीं हो रहा, सर आपका जीएसटी पे नहीं हो रहा। और इसी तलाश में हम लोग पहुंचे फाइनली, और हमारी मुलाकात होती है। वो मई का महीना था जहां पे हम लोगों ने शुरुआत करी और हमारी मुलाकात हो जाती श्री गोपाल कुंदू जी से। अभी आप लोग यहाँ पे नहीं है, वरना मैं बोलता हूँ कि तालियों के गड़गड़ाहट गूंजनी चाहिए थी इस शख्सियत के लिए। हम लोग जीवन में पहली बार ऐसे फाउंडर से मिले जिनका कॉन्फिडेंस देख करके हमारा दिमाग घूम गया, कितना शानदार कॉन्फिडेंस है। गोपाल कुंदू जी ने बोला, सरफराज जी, पूरे इंडिया में आज यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, आप सिंगल केस लेकर के आ जाओ जो कि ये बोले कि हमने कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिला, हमारा इंसेंटिव बना, पे आउट बना, लेकिन इंसेंटिव ट्रांसफर नहीं हुआ, 1 करोड़ रुपए उस व्यक्ति को मैं दूंगा और 1 करोड़ रुपए उस व्यक्ति को दूंगा जो कि ये केस लेकर के आएंगे। और हमें समझ में आ गया ये शानदार व्यक्तित्व है। अब हम लोग पीछे पलट करके नहीं देखने वाले, और जो रातों की नींद हमारी खत्म हो रही थी, वो वापस से हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आया और हम लोगों ने शुरुआत करी सर के साथ सर्वश्री में काम करना शुरू किया। विजन सर का बहुत बड़ा है, 2025 में टॉप 5 में पहुंचना। हम वो कंपनी नहीं है जो दूसरे को नीचे गिराने की बात करते हैं, हमारा कंपटीशन हमारा खुद से है, और बहुत ही प्रैक्टिकल विजन है सर का। मैं उस फाउंडर्स को बिल्कुल प्यार नहीं करता जो रंग बिरंगे चमकीले सूट पहनते हैं और स्टेज पे जाकर के बोलते हैं कि हम इतने 1000 करोड़ की कंपनी बनेंगे। मुझे इस फाउंडर से प्यार नहीं है, मुझे उस फाउंडर से प्यार है जो ये बोले कि कभी आपको प्रोडक्ट की दिक्कत नहीं आने देंगे, कभी आपको पे आउट की दिक्कत नहीं आने देंगे। हमारा जो टारगेट है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमारा जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। हमारा एक प्रोडक्ट है, आपको ग्लूकोज सी 250 रुपए में 2 मिलता है, 125 रुपए का पड़ता है, वो भी आधा केजी का। गोपाल सर के साथ में बैठा हुआ था, सर ने बोला इस प्रोडक्ट में 40-45 पैसे से ज्यादा नहीं बचता कंपनी को, लेकिन फिर भी हम ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं करते लोग तो भी काम करते हैं, लेकिन हमने इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि इस प्रोडक्ट के वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को सहूलियत मिलेगी, आसानी होगी कि वो हर घर में पहुंच पाए। कंपनी के पास ऑलरेडी 7 तरीके का शैम्पू था, हमारे सामने कंपनी ने मात्र 3 रुपए का सेशे वाला शैम्पू लॉन्च किया। कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत ही सस्ता 250 ग्राम का 100 रुपए की चाय पत्ती कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, फिर भी कंपनी ने 20 रुपए का 50 ग्राम का चाय पत्ती इंट्रोड्यूस किया। विजन बहुत क्लियर था, विजन ये था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को सहूलियत मिले। अगर फाउंडर का विजन जानना है ना, उनसे बात ना करो, फाउंडर का विजन जानना है तो फाउंडर के द्वारा, कंपनी के द्वारा लाए गए, बनाए गए नियम और कानून और पॉलिसीज पे जरा गौर कीजिए दोस्तों, वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्यों करेंगे सर्वश्री? बहुत सारी कंपनी, बड़ा बड़ा टर्नओवर है, बड़े बड़े धुरंधर है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप लाख कोशिश कीजिए, लेकिन जो गोपाल कुंदू जी का विजन है वो सिर्फ सर्वश्री में मिलेगा। जो गोपाल कुंदू जी का कमिटमेंट है वो सिर्फ सर्वश्री में मिलेगा। जो गोपाल कुंदू जी का प्रोडक्ट के लिए कमिटमेंट है, प्रोडक्ट पे जो आपको क्वालिटी का सेटिस्फेक्शन गारंटी है, वो केवल सर्वश्री में मिलेगा दोस्तों। इस कंपनी को क्यों किया हमने? इस कंपनी को इसलिए किया क्योंकि जहां पे लॉकडाउन में कई कंपनियां बंद हो रही थी,
ये कंपनी अपना लोहा मनवाती है, अपने बैकअप का अपना ताकत दिखाती है। और जिन परिस्थिति में अलग अलग कंपनियां बंद हो रही थी, ये एक लौती ऐसी कंपनी निकली जिसने 100 से ज्यादा प्रोडक्ट केवल लॉकडाउन में इंट्रोड्यूस किया। और जहां पे दूसरी कंपनी तरह तरह का अरंगा डालती है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, पर कंपनी आपसे पूछती कि हमारे कंपनी में जुड़िए, बताइए आप काम कितना करेंगे, बताइए किस किस जोन में काम करेंगे। और मैं यही पूछता हूं, लीडर की तैयारी मत पूछो, ये बताओ कंपनी की तैयारी क्या है। तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा सर्वश्री में, जहां पे हमारे पास एनी टाइम एमआरपी वैल्यू की अगर बात करें तो 100 करोड़ से ज्यादा की इन्वेंट्री एनी टाइम अवेलेबल यहाँ पे रहती है दोस्तों। और जहां पे अन्य कंपनी अलग अलग हथकंडे अपनाती है, अलग अलग तरीके अपनाती है कि आपका पैसा रोके, अलग अलग प्रकार का बिजनेस प्लान में कंडीशन डालती, कहीं पे मल्टीपल लेग चलाना है तो पैसा आएगा, कहीं पे टारगेट पूरा करोगे तो पैसा आएगा। 50 कंडीशन है, जब ज्वाइन करना होगा नो कंडीशन, जो लेना लेकर के जुड़ जाओ। लेकिन जब पैसा लेना आपको कंपनी से, कंपनी 50 कंडीशन डालती। सर्वश्री का जो बिजनेस प्लान है, मैं बोलूंगा कंडीशन फ्री प्लान है, इजी और डुप्लीकेबल प्लान है दोस्तों। मैं अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूं। हमारे यहाँ कोई साइट मेंटेनेंस नहीं करना है, कोई मल्टीपल लेग नहीं चलाना दोस्तों, इसलिए आपको सर्वश्री करना है। बस 2 चीज की मैं आपको गारंटी दे दूं, हमारे यहाँ राइट टाइम प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। राइट टाइम दोस्तों यहाँ पे आपको पे आउट मिलता है। आप बोल सकते हैं सर आपने तो स्पीच बढ़िया दे दिया, सर आपने भाषण बढ़िया दे दिया, सर आपने जोश बढ़िया दिखा दिया, ये बताइए आप जब यहाँ पे पहुंचे तो फायदा वायदा हुआ या नहीं हुआ है? तो उस पे आ जाते हैं दोस्तों। ये वो तस्वीर देख रहे जहां पे हम लोगों ने शुरुआत करी, उन 4 शख्सियत को मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, जिनके जरिए आज हमारी टीम का अस्तित्व है। इस कंपनी में हम लोग जो काम कर रहे हैं, बाईं तरफ से वीरेश यादव जी, उसके बाद सूरज मल्होत्रा जी, बीच में श्री गोपाल कुंदू जी, फिर मैं हूं और बगल में अभिषेक केसरी जी। हम 4 लोग एज ए फाउंडर मेंबर यहाँ पे कंपनी के साथ जुड़े हैं। और नीचे वाली वो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा स्वागत होता है सर्वश्री में, जो कि गोपाल सर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मई में हमने शुरुआत करी और बारी दर बारी हम लोगों ने मेहनत करी, कोई अलग काम नहीं किया। आज तक जो काम कर रहे थे वही काम किया। फर्क क्या है जरा देखिएगा, वापस से 0 से शुरुआत करी हम लोगों ने। और पहली इवेंट हम लोगों ने चंडीगढ़ में अटेंड करी, मेरे ख्याल से अगस्त महीना था वो। अगर सूरज जी यहाँ तो प्लीज एक बार मेरे को बता दीजिएगा, मैं अगस्त ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। अगस्त महीने में हमारा लेवल एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड का था। हम पहली दफा स्टेज पे पहुंचे और मन से हमने अपने बारे में लोगों को परिचय दिया। और एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड के लेवल पे हमारा चेक 46,000 रुपए का था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी इवेंट करी, हम लोगों ने आरटीपी की अपनी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करी आगरा में, जहां पे चीफ गेस्ट संजीव शर्मा जी, परवेश भारद्वाज जी और श्री गोपाल कुंदू जी आए हुए थे। हमारा लेवल क्राउन एम्बेसडर का था और आमदनी थी दोस्तों 86,000 रुपए। तीसरी दफा हम फिर से मंच पे चढ़े, इसी दिल्ली शहर में 5 और 6 मार्च को 2 दिन का प्रोग्राम था, आप सभी को पता होगा, जहां पे दिल्ली ऑफिस की ओपनिंग हुई थी। हम फिर से स्टेज पे चढ़े, हमारा लेवल था डबल क्राउन एम्बेसडर का और आमदनी थी 1,94,000 रुपए। और फाइनली जो भी लास्ट इवेंट हुआ है दोस्तों, हम चौथी बारी फिर से स्टेज पे चढ़े 1 साल के अंदर अंदर। और चौथी बारी हम स्टेज पे पड़े थे टाल कटोरा स्टेडियम में, लेवल था ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का और महीने की आमदनी थी 2,89,000 रुपए। तो ये छोटी सी जर्नी थी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, किस प्रकार से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया और क्यों हम लोगों ने सर्वश्री को चुना और किस प्रकार से ये अचीवमेंट हम लोगों ने या फिर मैंने यहाँ पे हासिल करी। अगला टारगेट क्या दोस्तों, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो दुबई ट्रिप हो चुका होता, एक लग्जरी कार होती। इस सर्वश्री कंपनी के माध्यम से आज वो विश्वास हो पा रहा है, वो कॉन्फिडेंस आ पाया है। मैं आपको वायदा करता हूँ कि अगली दफा अगर इस प्रकार से किसी बड़े मंच पर मुलाकात होगी, जहां पे एज ए नेशनल स्पीकर मुझे अपना संदेश देना होगा, तो एक लग्जरी कार का मेरा टारगेट है। स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा मर्सिडीज। गाड़ी के साथ पंगा ये कि आप डिसाइड करते ही लास्ट में उन पे चेंज हो जाती है, फिर भी मुझे लगता है कि मेरी मर्सिडीज ही कार होगी जो लग्जरी कार में लूंगा। दूसरा, एक अच्छे लाइफ स्टाइल पे मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन फिर भी एक चाहते कि दिल्ली में एक फ्लैट होना चाहिए। द्वारका में मोस्ट प्रोबेबली मेरा टारगेट है कि 45 लाख की मेरे को एक फ्लैट लेना है यहाँ पे इसी सर्वश्री कंपनी के जरिए। और फाइनल जो इसी सितंबर में हम लोग पूरा करने वाले हैं, मिनिमम 10 लोगों के साथ मैं फॉरेन ट्रिप पे जाने वाला हूँ दोस्तों। लास्ट में मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। आज का जो जमाना है ना, बहुत महंगाई का जमाना है और सबसे महंगी चीज हो चुकी है आज यहाँ पे डेटा। आप बड़े अच्छे श्रोता है, इतने देर से मुझे सुन रहे हैं, मुझे झेल रहे हैं। रात का 8 बजे का वक्त था, पता नहीं कितने लोगों ने रील्स देख देख करके अपना डेटा खर्च कर लिया होगा, बावजूद इसके कुछ लोग बचा करके मुझे सुन पा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, मैं उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा जिसके वजह से इतने अच्छे लोगों से सामना हुआ, इस धरती में मैं पहुंचा। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया, मेरी मदद करी।
अच्छे समय में, बुरे समय में, हर समय में, हर उस शख्सियत का जो कि मेरे लिए गुरु है, जो कि मेरे शिक्षक है, जिनसे कि मैंने सब कुछ सीखा। डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग मेरे साथ आए, मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ काम किया, एक एक व्यक्ति जिन्होंने कभी साबुन भी खरीदा, कभी टूथपेस्ट भी खरीदा, मेरे नेटवर्क में, मेरे टीम में आकर के, हर व्यक्ति का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ ही मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा श्री गोपाल कुंदू जी को, क्योंकि आज मैं अच्छा दिख पा रहा हूँ, अच्छी अचीवमेंट लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ। लेकिन वो जो डाउनफॉल वाला समय था ना दोस्तों, ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस वक्त गोपाल सर ने हमारे पे ट्रस्ट किया, हमारी आंखों में उनको वो सच्चाई दिखी और बहुत मदद करी। सर ने हर तरीके से मदद करी, जहां पे मीटिंग्स की जरूरत हो वहां पे सर पहुंचे, हर तरीके से सर ने सपोर्ट किया, कभी भी नीचे नहीं गिरने दिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा संजीव शर्मा जी को और परवेश भारद्वाज जी को। जीवन में पहली बार ऐसे अपलाइन मिले जिन्होंने मात्र एक कॉल पे वो तैयार हो गए, अपने लग्जरी कार को उठा करके यूपी के कई शहर में उन्होंने हमारे को सर्विस दे दी, जगह जगह हमारे लिए सर ने मीटिंग्स करी। मैं जीवन भर परवेश और संजीव शर्मा सर के एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे अपलाइन से मुलाकात हुई मेरी। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सूरज जी, अभिषेक जी, वीरेश जी, अमनदीप जी, जितने भी मेरे नेटवर्क के लोग हैं। मुझे और भी बहुत सारे नाम याद आ रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि दो कालू एक दो छूटे तो वो नाराज हो। हर एक व्यक्ति मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इतना समय आप लोगों ने मुझे सुना, धैर्य के साथ मुझे झेला। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। विश्वास कीजिएगा इस इंडस्ट्री पे, विश्वास कीजिएगा सर्वश्री में। नेगेटिव नहीं होना है, रिजेक्शन को फेस करना, बस मैदान में टिके रहिएगा। यकीन मानिएगा आपकी भी यही कहानी बनेगी। तो सरफराज आलम की कहानी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन आपकी कामयाबी की कहानी आज से यहीं से शुरू होती है। थैंक यू सो मच। ओवर टू अनुषा मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही जबरदस्त और शानदार सेशन था और झेलने का तो बात है ही नहीं सर। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आज आप इतने अच्छे तरीके से, आज आपका जो जर्नी रहा, आपका जो दिल का आवाज रहा, हम लोगों तक इतने अच्छे से पहुंचाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। एंड बहुत ही एनर्जेटिक, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एक वेबिनार था। तो ऐसा ही वेबिनार आप लोग हम लोगों तक गिफ्ट के दौरान पहुंचा दीजिए। और यहाँ पे जो लोग 250 प्लस लोग जुड़े हुए थे, ये बात तो सच में इतने लोग जुड़े हुए थे, बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए, हम लोग के साथ जुड़े रहिए। एंड जैसे सरफराज सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगला नंबर क्या जाने आपका हो सके। सो प्लीज 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 बी सपोर्टिंग अस एंड हम लोग के साथ जुड़े हुए रहिए। और जो सभी का टारगेट है, टारगेट तक पहुंचाइए। एंड सरफराज सर का जो टारगेट है, सर को और एक बार फिर से मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। एंड और जो सर का टारगेट है वो जाके फुलफिल हो जाए। एंड आप सभी का जो आज से आप लोग टारगेट लेना स्टार्ट कर रहे हैं, आज ये सेशन के बाद जो लोग टारगेट ले चुके हैं, तो आप लोगों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग का टारगेट को फुलफिल कीजिए और ऐसे ही हम लोग का सेशंस चलता रहेगा, हम लोग का जूम वेबिनार्स चलते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर बिजनेस। एंड आज का सेशन, आज का सुनो अपने दिल के आवाज का एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा कोई और एपिसोड में, कोई और सेशन में। थैंक यू एवरीवन हम लोग के साथ जुड़े हुए रहने के लिए। एंड गुड नाइट टू एवरीवन।